मेरे सभी अर्जुनों को, मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले तो मैं अपने लौह पुरुष की जयंती के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। मेरे पास उनकी अच्छाइयों के बारे में कहने के लिए शब्द कम है। क्षमा करें, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे आग्रह हुआ कि आना है और मैं अपनी शूटिंग छोड़कर, मेरा एक नया शो शुरू हुआ है छोटी सरदारनी सीजन 2 स्टार प्लस पर 9:30 बजे डेली। उसकी शूटिंग छोड़कर मैं यहाँ पर आप लोगों के प्यार के लिए आशीष पटेल जी के आग्रह पर और इस मंच पर जो कि आशीष ने अपना जोड़ा हुआ है, इनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दीपक वर्मा जी, सचिन, अतुल, तरुण, कमलापति, अजय, आलोक, प्रमोद, सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे पूर्व मंत्री एवं सांसद आर.के. पटेल जी का भी बहुत बहुत आभार। चित्रकूट से वो इतना लंबा सफ़र तय करके आज हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। बहुत सुंदर बयान आपने किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, और हमें बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता लगा जिनके बारे में हम थोड़ा ज्ञान कम रखते थे। हमारे एमएलसी राकेश यादव जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें साथ दिया और यहाँ सवेरे सवेरे मुझे नाश्ता लेकर भी आए थे मेरे साथ, मुझे चाय पिलाकर लाए हैं यहाँ पर। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पे बैठे हुए सभी योद्धाओं को आचार्य द्रोण का प्रणाम, क्योंकि मैंने योद्धा इसलिए कहा है कि मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्रों में योद्धा से कम नहीं है। लेकिन खुशी मुझे एक ही बात की हो रही है कि यहाँ सारे योद्धा बैठे हैं, इनके बीच में धृतराष्ट्र नहीं बैठा है। अंधा बेटे के मुंह में पड़कर महाभारत करवा दी और सबको मरवा डाला। यदि मैं महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे प्रिय शिष्यों, आयुष्मान भव। माताओं और बहनों को आशीर्वाद अवश्य दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा। क्योंकि ये आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने दे दिया था माता गांधारी को, और 100 पुत्र पैदा हुए थे, 100। और ससुरे सारे के सारे निकम्मे ही थे। पुत्र हो
तो नरेंद्र मोदी जैसा। और पुत्र हो तो हमारे विधायक शिवपाल यादव जी जैसा। मुलायम सिंह जी का नाम मैं इसलिए जरूर लेना चाहूंगा कि आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, जिस मंजिल तक पहुंचा हूं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे मुलायम सिंह जी, और जब भी बंबई आते थे वो मुझे अवश्य बुलाते थे और हम लोग घंटों बैठकर बातें किया करते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे ये भी कहा था कि शिवपाल यादव को लोग कहते हैं कि मेरा भाई है इसलिए मैंने उसको मंत्री बनाया है, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि उनका, शिवपाल जी का कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इस पार्टी के लिए और इस लोगों की सेवा के लिए लगा है, वो लोगों को नहीं दिखता। दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल जी से मेरे बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार में महाभारत ना हो। आप लोग समझ गए होंगे मैंने महाभारत का इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया। राजनीति के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए मैं राजनीति के बारे में ज्यादा बोलता भी नहीं हूं। मैं बंबई से आया हुआ एक कलाकार हूं। बचपन मैंने इटावा शहर में बिताया। बहुत सारी मेरी यादें इटावा से जुड़ी हुई, और ये शहर सच में पूछे तो मुझे इस धरती से बड़ा प्यार है, मुझे शहर से बहुत प्यार है। जब मैं 6वीं क्लास में यहाँ GIC कॉलेज में भर्ती हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत छोटा सा था और फुटबॉल खेला करता था, क्रिकेट खेलते थे। हम उसी ग्राउंड में खेल खेल के बड़े हुए। और फिर KK डिग्री कॉलेज में मुझे, जब मैं इंटर कर लिया था वहाँ से, तो KK डिग्री कॉलेज में आया। ये नया नया खुला था उन दिनों, तो बड़ा गर्व महसूस कर रहा था मैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो अब मुझे कुछ बड़ा ही करना चाहिए। जब KK डिग्री कॉलेज पहुंचा तो डिग्री कॉलेज की बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग मुझे नजर आ रही थी। अब तो काफी छोटी दिख रही है, लेकिन उस वक्त ये बिल्डिंग मुझे बहुत बड़ी नजर आई थी, और इससे मेरा अपना बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना इलेक्शन भी छात्र संघ का लड़ा था। मुझे ये भी मालूम है कि आज तक इतने हाईएस्ट वोटों से कोई कैंडिडेट जीता नहीं था जितने हाईएस्ट वोटों से मैं जीता था। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को, कि मैंने इटावा से लेकर बंबई तक की यात्रा कैसे की, और वो हौसला और वो मुझे साहस और वो ऊर्जा और वो एनर्जी मुझे कहाँ से प्राप्त हुई थी। वो मुझे इटावा की धरती से प्राप्त हुई थी, यहाँ के लोगों से प्राप्त हुई थी, यहाँ के अध्यापकों से प्राप्त हुई थी, और मेरे अपने सहपाठियों से प्राप्त हुई थी। क्योंकि जब मैं आता था तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे, अरे देखो हीरो आ गया, हीरो आ गया। वो मुझे चाहे वो चढ़ा के बोलते थे, चाहे वो हंस के बोलते थे, चाहे वो दोस्ती में बोलते थे, लेकिन बोलते मुझे हीरो ही थे, क्योंकि मैं बड़ी स्टाइलिश से पैंट पहनता था, बड़े स्टाइलिश से कपड़े पहनता था। अब तो कुर्ता पजामा पहन के घूमता रहता हूँ, लेकिन उन दिनों काफ़ी स्टाइलिश से हम। यहीं के बजरिया में एक हमारा टेलर होता था जो बड़े अच्छे कपड़े सिल देता था हम लोगों के, अप्सरा टेलर। और पातीराम की यहाँ पे अपना मिठाई, वो कौन सी मिठाई थी बड़ी फेमस, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी बहुत खाता था। ये सब बातें मैं आपसे 50 साल पुरानी कर रहा हूँ। हाँ,
और सुपर ड्राई क्लीनर था नवरंग के चौराहे पर, जहाँ मैं अपने कपड़े अपने ड्राई क्लीन करवाया करते थे हम लोग उन दिनों भी। मात्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, 2 ही 3 कारें थी पूरे शहर में, और 4-6 स्कूटर थे। उसमें एक हमारे घर में भी स्कूटर हुआ करता था। और इस स्कूटर की राइड हम लोग बिल्कुल इस तरह लेते थे जैसे कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर जा रहा हो। उस स्कूटर से हम आगरा तक की यात्रा भी कराते थे और कभी कभी पिक्चर दिखाते थे, और उसी स्कूटर में बैठकर हम कभी कभी कानपुर भी चले जाते थे। आज अगर मुझे कोई कह दे कि स्कूटर में बैठ के आगरा चलोगे, तो मैं बोलूँगा पागल हो गए हो क्या, हैं? पगला गए हो क्या? लेकिन उन दिनों स्कूटर हमें इतना प्रिय लगता था, इतना अच्छा लगता था कि उनसे हम बड़ी बड़ी यात्रा कर लेते थे। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूं मैं, जश्न बरहम खरीद सकता हूं मैं, मेरी खुशियां अगर बिक जाएं दोस्तों, मैं आपके हर गम खरीद सकता हूं। जब मैं बंबई से कानपुर की फ्लाइट की यात्रा कर रहा था, तो थोड़ा सा एयरपोर्ट लेट पहुंचा था। फ्लाइट अनाउंस हो गई थी, जल्दी जल्दी सभी यात्री चढ़ रहे थे। मैं भी जल्दी से भागता हुआ आखिरी पैसेंजर था। मैंने कहा अगर मैं नहीं पहुंचा इटावा, तो लोगों ने आशीष पटेल जी के कपड़े तो फाड़ ही देने हैं। बोले देखो झूठा वादा करता है यार। इस बच्चे का लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि उसने 6 महीने से बराबर मेरे टच में था और मुझे बराबर फ़ोन कर रहा था। मेरे 3-4 शो शुरू हो चुके थे। ना उम्र की कोई सीमा, स्टार भारत पर 8:30 बजे डेली, सावी की सवारी कलर्स के ऊपर 6:30 बजे, सरदारों वाला बता ही दिया मैंने आपको, छोटी सरदारनी अपना स्टार प्लस पे, अभी वो आना शुरू होगा। मैक्स प्लेयर के ऊपर मेरी डोली मेरे अंगना, वो भी चल ही रहा है। इतना अधिक काम करने के बाद मैंने आशीष से ये भी कहा कि देखो मेरे पास समय का अभाव है और शायद मेरे लिए आना इतना लंबा और वहाँ से बाई रोड सफ़र करना, क्योंकि पहले जब हम आते थे इटावा तो 94 में आए थे, जब मुझे मुलायम सिंह ने यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। 94 में GIC ग्राउंड में फंक्शन हुआ था, शायद यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए बुद्धिजीवी लोगों को शायद याद होगा, 94 में। उसके बाद मेरा आना कभी हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर कभी सुविधाएं नहीं थी हमारे यहाँ तक इटावा तक पहुँचने के लिए, सिवाय दिल्ली से ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। मेरे आगे एक वृद्ध सी महिलाएं थी, कुछ 70 साल की थी, वो भी चढ़ रही थी, एक मोटी सी थी। अचानक उनका पैर फिसला, वो गिरी, मैंने उनको फौरन उठा लिया। तो जब उठाया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जिस तरह आज तूने मुझे उठाया है, एक दिन भगवान तुझे उठा ले। दोस्तों, मैं एक प्रसंग है, एक कविता की 4 लाइनें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पिता और पुत्र के बीच की संवाद है। एक दिन मेरा बेटा कंधे पर बैठा बैठा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया। कहने लगा, देखो पापा, मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा ये इस गलत फहमी को पकड़े रखना, जकड़े रखना, लेकिन मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, तेरा हसीन सपना टूट जाएगा। याद रखना बेटा, ये दुनिया उतनी हसीन नहीं है, तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो तेरा पिता हूं, पापा हूं। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मुझसे बड़ा हो जाएगा।
लेकिन बेटा मेरे कंधे पर नहीं। जिस दिन तू अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा उस दिन तेरा ये पापा तुझे अपना सब कुछ देकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए तेरे कंधे पर चला जाएगा, तेरे कंधे पर चला जाएगा। कहानियां दोस्तों सुनाने के लिए नहीं होती हैं, कहानियां प्रेरणा देती हैं हमें। एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक जूते की कहानी है। एक जूते ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैं किसी राजा के पैर की जूती नहीं बनना चाहता हूं जो लाल मखमल के ऊपर चलता है। मैं किसी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड की पैर की जूती भी नहीं बनना चाहता हूं जिसकी कैट वॉक को लोग ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। मैं किसी जीजे की पैर की जूती भी नहीं बनना चाहता हूं जिसको साली बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती है। जूती ने कहा कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ उस जगह कीजिएगा जब इस भारत माता की धरती पर कोई देश विरोधी नारे लगाए, उस वक्त ये जूती उतारकर उसके मुंह में ठूस देना। मैं कहूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जिस चीज को मैं मानता हूं, जिस चीज पे मैं विश्वास करता हूं, वही आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं अपना सफर आपको बता रहा हूं कि इस इटावा से लेकर बंबई तक के सफर में एक कलाकार को किन किन दौरों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे और बहुत खुश होते थे और हम खिलखिला के उनकी तरफ देखा करते थे और हमें ये कॉन्फिडेंस रहता था पूरा कि माँ हमारे हाथों को छोड़ेगी नहीं, और उस कॉन्फिडेंस में हम हंसते थे। लेकिन जब उसका उल्टा पन्ना आता है और जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। आज मेरे इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सारे अर्जुन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब माँ बाप आपके बुढ़े हो जाएं तो आप उनके हाथ को पकड़े रखिएगा, हाथ को छोड़िएगा नहीं। अगर आपने अपने माँ का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये याद रखिएगा कि जीवन में आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ के लिए 4 शब्द अवश्य कहूंगा। खुदा का काम था मोहब्बत, खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया, खुदा बेरोजगार। बेवजह दिल पे न बोझा भारी रखिए,
आप सभी लोगों से कह रहा हूं, जिंदगी खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, जारी रखिए, जारी। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है और आशीष पटेल जी मुझे बार बार इस बात से कह रहे हैं कि थोड़ा कम बोला करिए। मेरी पत्नी भी मुझे यही कहती है, आप बोलते बहुत हैं, वहाँ जाके के डिग्री कॉलेज में जाके कहीं बहुत ज़्यादा मत बोल देना। मालूम पड़ा लोग बोल रहे सो गए वहाँ आपका भाषण सुनते सुनते। तो मैं उनको बताऊंगा, आपकी फ़ोटो दिखाऊंगा जाके कि कोई सोया नहीं था, सभी जागे हुए थे और सब अलर्ट वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूँ, सब अपने प्रियजनों का आभारी हूँ, मंच पे बैठे हुए सभी अधिकारी पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि जिन्होंने आज इतना सुंदर प्रोग्राम इटावा की जन्मभूमि पर, इटावा की इस पावन भूमि पर ये प्रोग्राम रखा। मैं अपने छोटे भाई आशीष पटेल का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि इसने बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश करके मुझे सम्मान देने के लिए आज इटावा की इस पावन धरती पे बुलाया। आज शाम के 7 बजे से मेरी बॉम्बे में शूटिंग है। सोचिए, मैं बिल्कुल कट टू कट चल रहा हूँ इस वक्त, मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है, लेकिन आप सब लोगों से यही बनूंगा, एक बनो नेक बनो, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा और टूट गए तो गीदड़ भी धमकाएगा। ये वक्त है दोस्तों एक होने का, मिलने का, जुलने का और अपनी संगठन में शक्ति पैदा करने का। आप लोगों ने ऊर्जा पैदा करनी है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगा कि अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। हमारी तो इन्हीं सर कह रहे हैं हमारी इनिंग तो खत्म हो जाए, चलिए जल्दी खत्म करो। हाँ। सुनाई देगी आप लोगों को? मुझे तो कह रहे थे सम्मान के लिए बुलाया, यहाँ तो धंधे की बात कर रहे हैं मुझसे। डायलॉग बोलो, मैंने कहा पैसे दो। चलिए एक डायलॉग सुनाई देता हूँ। ये उस वक्त का है जब महाभारत में आचार्य द्रोण सेनापति बनकर खड़े हैं और दूसरे पक्ष में दुर्योधन है खड़ा है दूसरे उसमें, और दुर्योधन ये कहता है आचार्य से कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन आप युद्ध पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तो आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत बोलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और क्रीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा लो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। इसी उम्मीद पर जा रहा हूं यहाँ से कि आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप लोगों का शायद प्यार नहीं मिलता मुझे, अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है। आज
मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं। अंधेरा अंधेरा कायम रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, ताकि मैं फिर से इटावा की इस पावन धरती पर फिर आप लोगों से मिलने के लिए एक बार फिर आऊँ। मैं समझ सकता हूँ कि कोरोना काल ने बहुत लोगों को दुखी किया है, बहुत लोगों को परेशान किया है, इकोनॉमी गिरी है, बहुत कुछ हुआ है देश में, लेकिन कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि फिल्म लाइन में आना आप सब लोगों के लिए इन्विटेशन है, क्योंकि ये वो फुटबॉल का मैदान है जहां हर छात्र को, हर लड़के को, हर नौजवान को खेलने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ वही आदमी इसमें जीतता है जिसमें योग्यता हो और सभ्यता हो और मेहनत करने की क्षमता हो। दोस्तों, मैंने बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूं टेलीविजन में, करीब 150 फिल्में कर चुका हूं। इतना बड़ा, इतनी लंबी इनिंग, इतनी लंबी यात्रा मुझे नहीं लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार ने अभी तक की हो। 32 साल से मैं बराबर काम में लगा हुआ हूं, और काम सिर्फ इसलिए करता हूं कि कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट, और कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं उसी मेहनत करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार जो मुझे इतना अधिक मिला, और वो मुझे पर्दे से कभी गायब नहीं होने देना चाहते हैं, वो मुझे बार बार देखना चाहते हैं। क्योंकि देवों का देव महादेव में आप लोगों ने देखा होगा दक्ष प्रजापति के रूप में, जिसमें वो कहते हैं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की है, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है, मैं हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है। ददीची, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशीष जी का बहुत बहुत आभार। ही इज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और मंच पे बैठे हुए सभी योद्धाओं का बहुत बहुत आभार। मेरे आए हुए सभी अर्जुनों का बहुत बहुत आभार। मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। मैं दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं से कि मैंने आज तक जीवन में हमेशा अच्छा काम किया है। अपने देश की, अपनी मर्यादाओं को कभी लांघने की कोशिश नहीं की मैंने, और ना ही मैंने कभी अपने प्रोड्यूसर को लांघने दिया। आप समझ रहे होंगे मैं धर्म से ही कनेक्टेड बातें कर रहा हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर उपवास करना या किसी का मजाक बनाना वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज मैंने इतने बड़े बड़े, मैंने बताया 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी सीरियल बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ नहीं रहा होगा जिस